प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम श्रेष्ठ भारद्वाज है और आज मैं आपके सामने कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथ जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है उसे सॉल्व कर रहा हूं। और इसी कड़ी में आपको पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो है वो मेरी वीडियोस के माध्यम से मिलेगा, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें जितनी भी ये संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं उन सभी को अभाज्य गुणनखंड करते हुए गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे आपको पहली जो संख्या है वो 140 दी गई है, तो हम इसका हल करेंगे और हल करते हुए ये देखेंगे किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है जो संख्या है वो है 140 और 140 के हमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसके 140 के गुणनखंड करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे ये देखिए, आपको जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से करना है। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करेंगे और यहाँ रखेंगे 140। अब हम बारी बारी से इसमें विभाज्यता की जांच करते हुए इसमें जो अभाज्य संख्या है उससे डिवाइड देंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आ रही है कि हम अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंदर या तो स्वयं से भाग जाए या फिर एक से भाग जाए। ठीक है, जिसके अंदर या तो स्वयं से भाग जाए या फिर एक से भाग जाए, वो कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इसे आपको नोट नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है कि वे संख्याएं जिसके अंदर या तो स्वयं से भाग चला जाए या फिर एक से भाग चला जाए वही क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 2, 3, 5, 7। अब इसके बाद कुछ लोग हैं वो 9 भी बता देते हैं कि 9 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक से भाग चला जाता है, इसके अंदर 3 से ही भाग चला जाता है और इसके अंदर 9 से ही भाग चला जाता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड ना हो, या तो वो स्वयं हो या फिर एक हो। ठीक, तो 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद 7 के बाद 11 जो होती है वो अभाज्य संख्या होती है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते तो हमें बहुत सारी जो अभाज्य संख्याएं वो देखने के लिए मिलती हैं। अब हम वापस प्रश्न की ओर आ रहे हैं। प्रथम हम बोला गया है कि 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि विभाज्यता की जांच करते हुए हमें ये पता लगेगा कि इसके पीछे अगर 0 है, कोई भी सम अंक है, तो इसका मतलब ये 2 से भाग इसमें जा सकता है। तो 2 से हम भाग देंगे, 2 सत्ते 14, न जाने का 0। फिर इसके पीछे भी एक सम अंक है या फिर 0 है, तब भी हम किससे भाग देंगे, 2 से। ठीक है, तो 2 तिया 6, बचा 1, 2 पंजे 10। ठीक, अब ये हो गए 35। अब 35 के अंदर क्योंकि क्या अंक 5 है, तो या तो 5 से भाग जाएगा, तो हम यहाँ 5 से भाग दे देंगे, 5 सत्ते 35। अब यहाँ आ गया 7। ठीक है, तो 7 जो है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक, तो ये क्योंकि एक अभाज्य संख्या है तो हम यहीं पर इसे रोक देंगे। जब यहाँ कोई भी अभाज्य संख्या आ जाएगी तो हम उसे प्रश्न को या फिर भाग देना वहीं रोक देंगे। ठीक है, तो अब हम जब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे इसे, तो गुणनखंड के रूप में लिखा जाएगा 2 गुणा ये 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। तो ये आपका जो है वो उत्तर हो जाएगा, ये जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड के रूप में हमने 140 को लिख दिया। इसी तरह से आपको जो बाकी के प्रश्न हैं वो भी हल करने हैं। ठीक है, तो हम दूसरा जो प्रश्न है, ये हमारा पहला प्रश्न था, इसे हम डाल देते हैं नंबर 1। ठीक, हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न है 156। ठीक, 156। अब 156 हम फिर से यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम फिर से इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 156।
ठीक है। अब क्योंकि ये सम अंक है पीछे 6, अगर आपको विभाज्यता की जांच में कोई भी परेशानी हो, मैं यहाँ जो भी चीज़ लिखूंगा वो अलग लिखूंगा जो इस क्वेश्चन के लिए नहीं होंगी। आप उन्हें समझने की कोशिश करना कि जो अगर आपको विभाज्यता की जांच में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, जिससे कि मैं उस पर एक वीडियो बना सकूं, ठीक है, और आपकी समझ में बेहतर तरीके से सारी चीज़ें आ सकें। ठीक, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से 156 के गुणनखंड करेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इकाई का अंक जो है वो 6 है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 से भाग जा सकता है, तो 2 से हम भाग देंगे, तो 2 सत्ते 14, ठीक, बचा 1, 2 अट्ठे 16। आगे हम क्योंकि फिर से इकाई का अंक 8 आ गया है, समअंक है, तो हम फिर से 2 से भाग दे सकते हैं, 2 तिया 6, बचा 1, 2 निम्मा 18। ठीक, अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ 39 आ गया, तो इसमें 2 से तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है। अब हम आगे देखें किससे भाग जा सकता है, तो इसमें 3 से भाग जा सकता है। कैसे, देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये जो 13 है वो कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो हम अपने गुणनखंड को करना यहीं रोक देंगे, ठीक है, यहीं रोक देंगे। ये कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या। अब अगर हमें 156 को लिखना है किस तरीके से, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो हम किस तरह से लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 3 गुना 13। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में संख्या को लिख दिया है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया जो हमने 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं उत्तर या फिर आंसर, ठीक है, या फिर आंसर भी लिख सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर को बहुत ही आसान तरीके से पता लग जाएगा कि ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख, यहाँ भी हम लिख देते हैं उत्तर या फिर आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से जो सारी चीज़ें उन्हें कर सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न जो है वो आपके लिए बोला गया है 3825।